नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी कि सेल के बारे में। तो जो सेल शब्द है यानी कोशिका जो शब्द है, ये जो सेल शब्द है, सेल जो शब्द है सेलुलर शब्द से बना है। सेलुलर लैटिन वर्ड है। सेलुलर का अर्थ होता है, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें, एक कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट का अर्थ हिंदी में होता है एक छोटा कक्षक। अर्थात सेल जो शब्द है एक सेलुलर शब्द से बना है। सेलुलर का अर्थ होता है एक कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का अर्थ होता है एक छोटा कक्षक, और उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया गया सेल या कोशिका। तो कोशिका की खोज जो है, सबसे पहले हम लोग बात करें कोशिका होता क्या है। तो कोशिका का जो डिफिनीशन होता है, हम लोग कह सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात हम लोग इंग्लिश में कहना चाहें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे हम लोग बात करें तो कोशिका की खोज के बारे में बात करें तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के कार्क के टुकड़े का अध्ययन करते समय किया था। कार्क यानी लकड़ी का गुटका उटका होता है, जो टुकड़े होते हैं, उसी का अध्ययन कर रहे थे। और उसी का अध्ययन करते समय उन्होंने देखा था कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोठरियों या कक्षकों के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसे रॉबर्ट हुक ने लैटिन वर्ड सेलुलर से के आधार पर उसका नाम सेल या कोशिका दी। इस प्रकार से कि कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी प्रकार से जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका में सबसे पहले जो है प्रोटोजुआ कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में किया। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका यानी प्रोटोजुआ कोशिका का खोज किया था, जिन्होंने 1674 ईस्वी में। इसी के क्रम में अगर हम लोग बात करें थोड़े और इसमें, तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने कोशिका के अंदर एक और सघन क्षेत्र का अध्ययन किया, घना सघन क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसे कहा गया केंद्र या न्यूक्लियस। इस प्रकार से केंद्र की खोज का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इसी प्रकार से और आगे थ्योरी होती गई। 1838 ईस्वी में एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्लीडेन। स्लीडेन ने एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने वनस्पति कोशिका सिद्धांत सन 1838 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में 1839 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, इसी क्रम में 1839 ईस्वी में टी स्वान ने जंतु कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि एक जंतु वैज्ञानिक थे। इस प्रकार से उन्होंने, टी स्वान ने जंतु कोशिका के बारे में बताया और स्लीडेन ने वनस्पति कोशिका के सिद्धांत के बारे में प्रस्तुत किया। अतः दोनों की कोशिकाएं जो सिद्धांत थी कोशिका के बारे में थी, इस कारण से इन दोनों सिद्धांतों को मिक्स करके कहा जाता है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। अर्थात कोशिका सिद्धांत स्लीडेन और स्वान ने 1838-39 में प्रस्तुत किया। ऐसी कुछ थोड़ी चीज हैं, आगे हम लोग चर्चा इसमें करते रहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मली जो है कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिकाएं जो है उसकी संरचना के आधार पर मूलतः दो भागों में बांटे गए, उसकी केंद्र के प्रकृति के आधार। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका।
होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही आद्य कोशिका या आरंभिक कोशिका या पूर्व केंद्र की कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यूकैरियोटिक जो कोशिका हम लोग कहते हैं उसे सुकेंद्र की कोशिका अर्थात पूर्ण विकसित कोशिका की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक यानी आद्य कोशिका के बारे में या प्रारंभिक कोशिका के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक शब्द है, प्रोकैरियोटिक यानी आद्य कोशिका या प्रारंभिक कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक शब्द से मिलकर बना है। प्रो का अर्थ दो शब्दों से ये मिलकर बना है प्रोकैरियोटिक शब्द, एक होता है प्रो और दूसरा होता है कैरियोन। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का अर्थ होता है प्रारंभिक या आरंभिक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि पूर्व केंद्र। इसके साथ साथ न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाए या प्रारंभिक केंद्रक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्राचीन केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्रारंभिक या आरंभिक केंद्रक पाए जाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग चर्चा करें तो डिफिनीशन के तौर पे हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्रारंभिक केंद्रक अर्थात आरंभिक केंद्रक पाई जाए, अर्थात कह सकते हैं कि केंद्रक पदार्थ जो होते हैं डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं केंद्रक आवरण से घिरे नहीं होते। केंद्रक पदार्थ जो है केंद्रक आवरण से घिरे ना होकर के सीधे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुई अवस्था में पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब इनमें क्या आएंगे, सत्र केंद्रक के स्थान जो होता है उसे हम न्यूक्लियाइड की संज्ञा दी जाती है। अब इन कोशिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करें प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखिए क्या होती हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं यह दो मेम्ब्रेन से बनी होती संरचना सामान्यतः। एक सबसे बाहर की मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति की संज्ञा दी जाती है जो सबसे आउटर साइड में है। अब ये जो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, इसी कारण से जिन जीवों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, वनस्पति कोशिकाएं कहते हैं। इसीलिए जीवाणु जो होते हैं दही में पाए जाते हैं, लेकिन उसे खाने के बाद व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी भोजन के रूप में। इसके बाद जो है दूसरा मेम्ब्रेन होता है कोशिका में जो इसके नीचे दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति की संज्ञा दी जाती है, जो सभी कोशिकाओं में चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करती है। इसके अंदर जो है देखें तो इसकी अन्य संरचना के बारे में तो धागे के समान संरचना लंबी निकली रहती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं, जो इसे तैरने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ कुछ जीवाणुओं में रोम के समान संरचनाएं चारों तरफ निकली रहती हैं उसके, जिसे सीलिया या पिलाई के नाम से जानते हैं। सीलिया या पिलाई के नाम से जानते हैं। ये जो है जीवाणु कोशिकाओं को गमन करने में सहायक का कार्य करते हैं। इसके आंतरिक भाग की हम बात करें तो इसके आंतरिक भाग में एक प्रकार के तरल द्रव्य भरे होते हैं जिसे जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें जीव द्रव्य जो है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में विभाजित नहीं होता है, तो इसका यही कोशिका तरल द्रव्य जो है जीव द्रव्य में ही कहलाएगा और कोशिका द्रव्य भी कहलाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो इसकी कोशिका द्रव्य में जो है जो केंद्रक पदार्थ होते हैं जिसे न्यूक्लियाइड या डीएनए कहते हैं, एक कुंडलित अवस्था में कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, जिसे केंद्रिका
या न्यूक्लियाइड की संज्ञा दी जाती है, और यही इसका आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। साथ ही साथ कुछ कोशिका, जीवाणु कोशिका या कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाता है तो सामान्यतः इसकी न्यूक्लियाइड या केंद्रकाव के जो अतिरिक्त होते हैं, एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए पाया जाता है या आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इस अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है उसके कुछ विशिष्ट गुणों को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे मानने की बात करें तो जीवाणु के जैसे इरिशिया कोलाई की 2 जातियां होती हैं। कुछ जीवाणुओं में संपुटिका या खोल की परत पाई जाती है। जिन जीवाणु इरिशिया कोलाई की जातियों में प्लाज्मिड पाया जाता है, उनके बाहर जो है संपुटिका या खोल पाई जाती है, जो रोग कारक का कार्य करते हैं, रोग उत्पन्न करती है। परंतु इरिशिया कोलाई की ही कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। उनके चारों तरफ प्लाज्मिड या संपुटिका या कैप्सूल की जो है खोल नहीं पाई जाती है, जिसके कारण वह रोग उत्पन्न नहीं करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा जंतुओं में या जीवों में डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। तो इनके कुछ विशिष्ट लक्षणों को ये प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर कोशिका द्रव्य की संख्या में हम बात करें तो इसमें छोटे छोटे कण के समान संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे हम राइबोसोम की संज्ञा देते हैं। इसमें जो राइबोसोम होता है वह 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की खोज जो है पैलाडी नामक साइंटिस्ट ने सन 1955 ईस्वी में किया था। इसका काम यह होता है कि यह आरएनए के साथ मिलकर के कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हम लोग बात कर सकते हैं जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल। जीवाणु और नीली हरी शैवाल 2 ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, अर्थात उनके केंद्रक पदार्थ केंद्रक आवरण से घिरे नहीं होते। थैंक यू। अभी हम लोग चर्चा किए जो है प्रोकैरियोटिक के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक, फिर ऐसे ही क्रम बाय क्रम जो है रेगुलर जो है हम लोग जो है कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, पूरी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।